हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 86th क्लास है जी हमारी। यूजीसी नेट पेपर 1 जो है, जो जनवरी में हुए थे, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 8 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है। बात है ऐसी कि शिफ्ट 1 में 3 पेपर हुए, यानी एक हिंदी का, शायद एक कन्नड़ का और एक और, तो तीनों लैंग्वेज के ही हैं। सो वो लैंग्वेज के पेपर आपको उसी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। सो ये ऑब्वियसली हिंदी का पेपर है, तो ये हमें हिंदी में देखना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस हैं, बट एटलीस्ट जो, क्योंकि मुझे भी कंपैरेटिवली अगर मैं वो करूँ ना, थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ, तो मुझे भी इंग्लिश थोड़ा बेटर, क्योंकि इंग्लिश इजी होती है ना, हिंदी थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती है। सो हिंदी जो है उसमें आपको आज जो है एसेंस सी मिल जाएगी कि पेपर कैसा है। बट हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको आज पूरा पेपर पहली बार हिंदी में देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा। बट आपको एसेंस मिल जाएगी, जहां जहां नहीं समझ आए वहां वहां मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो आप क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस मैंने टाइप भी नहीं किए, फिर मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया जिस बच्चे ने ये भेज रखा था। सो ये क्वेश्चन जो है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, नीचे एक टेबल दी गई है, सारणी दी गई है जिसमें आंकड़ों का अध्ययन करना है। इस टेबल को स्टडी करके क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। खाद्य पदार्थों की कुटुंब स्तर पर अनुमानित मांग, तो वो मांग बता रखी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 2010 की, वर्ष 2010 की तुलना में, तो ये है वर्ष 2010, इसकी तुलना में, कंपैरिजन में, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग वर्ष 2020 में कम से कम दोगुनी हो गई। यानी यहां से आपको देखना है, यहां जो वैल्यूज हैं वो किसके लिए डबल हो गई है, कम से कम डबल, ठीक है। तो वो आपको सबकी नहीं निकालनी है, आपको इन 4 ऑप्शंस की कैलकुलेट करके देख लो। तो किसकी डबल दिख रही है वो देख लो फिर। सो फल, दूध, मांस, मछली, अंडे और सब्जियां। तो ये देखो सब्जियां, दूध का है, ये है दूध, देन फल और सब्जियां और मांस, मछली, अंडे। तो देखो अगर आप वैसे भी डबल करके देखोगे तो वो यहीं से ही पता चल जाएगा। 146 का 2 यानी 150 होता है, 150 का 150 300 के अराउंड पहुंचता नहीं, ये तो कम है यहाँ पे, ठीक है। अब यह मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, तो 293 समथिंग होनी थी, बट ये 287 है, तो ये तो नहीं है। देन है सब्जियां, 112, 112 का 170 डबल तो नहीं है, ये 11 दूनी 22, यानी 110 होता तो भी 220 के अराउंड कुछ आंसर आता, ठीक है, बट नहीं, ये तो नहीं है। देन है फल, 43 का 43 मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 के अराउंड होना चाहिए था, ये तो 82 है। अराउंड अराउंड बता रही हूँ, डेसिमल में नहीं सोल्व किया इसको। मछली और अंडा, 13 दूनी 26, देखो कम से कम दोगुनी तो है ही, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, साफ साफ पता चल रहा है आंसर यहाँ से, ठीक है। तो बहुत इजी डाटा इंटरप्रिटेशन है, कॉमन सेंस लगानी थी। मांस, मछली और अंडे दे रखा है। देन है 1990 से 2020 तक निम्नलिखित में से किस वस्तु की औसत मांग सबसे कम है। औसत पूछा है, एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। तो आप एवरेज निकाल के देख सकते हो कि यहां से यहां पे कितनी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो उसमें औसत मांग सबसे कम, तो एवरेज अगर आप निकाल के देखोगे तो सबसे कम कहाँ है वो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। ये देख लो, आप एवरेज निकाल के देखना। आंसर फर्स्ट का चीनी का आएगा 15.9, खाद्य तेल का आएगा 8.74, फल का और मांस मछली का, तो यहाँ से पता चल रहा है चीनी का सबसे, चीनी नहीं, हाँ, खाद्य तेल का सबसे कम है, ठीक है। तो औसत मांग आपको यहां से पता चल जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी, वो यहां से वैल्यू से भी पता चल रहा है, बट स्टिल बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आपको एवरेज ही निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहां से जल्दी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वस्तुओं के किस युग में वर्ष 2020 में मांग का अनुपात उच्चतम है, ठीक है। तो सबसे रेशियो, किसका रेशियो सबसे हाईएस्ट रेशियो पूछा है, उच्चतम रेशियो, अनुपात उच्चतम, ठीक है। सो अनाज और दूध का तो बस हमें कब देखना है, 2020 में देखना है। अनाज है 350, दूध 287, तो ऐसे इनको आप रेशियो करके देखो, डिवाइड करके देखो, तो आपको आइडिया ऑब्वियसली हो जाना चाहिए कि सबसे हाई किसका है, ठीक है। तो करके देख लेना एक बार, आइडिया हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4th।
ठीक है, 28.3 रेशियो 14.3, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 1:2 मतलब 2 के अराउंड वैल्यू आएगी। आप वैसे कट आउट मत करो, सीधा डिवाइड करके देख लो। 170 दूनी ये नहीं होता, तो एक बार में 170 पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ भी वही सेम चीज है और यहाँ भी सेम चीज है। तो वो क्लैरिटी से बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है कि 14 दूनी 28 होता है, ये डबल है और इसका ऑब्वियसली ये रेशियो ज्यादा है, बाकियों का रेशियो जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन इजी हैं पढ़ने में, वैसे मतलब इसमें यहां तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आधे क्वेश्चन में आपको कुछ अलग से हिंदी का वर्ड दिख जाए वो अलग बात है, अदरवाइज इतनी हिंदी तो आपको आनी चाहिए कि आप ये डाटा इंटरप्रिटेशन सोल्व कर लो। निम्नलिखित में से किन वर्षों में फलों और सब्जियों की मांग का अनुपात 1/3 से कम है? ठीक है, सो फल और सब्जियां, ये है फल, ये है सब्जियां। सो ईयर पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो 1990 और 2000, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे फल और सब्जियों का ये अनुपात निकालो, ये निकालो, इनको बस कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। अच्छा रुको रुको, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया। फल और सब्जियां, किन वर्षों में फलों और सब्जियों की मांग, ठीक है, ठीक बोला है मैंने। 1920, 1990 और 2020, तो ये 1990 का कैलकुलेट करके देखो, ये 2020 का। अब पते की बात ये है कि ये फल और सब्जियों का, सब्जियों और फल का नहीं है, तो ये 12.5 डिवाइड बाई 56 आएगा, ठीक है। ये हाँ 82.1 डिवाइड बाई 170 आएगा। सो ये चीज आपको पता हो। अब ये करते टाइम भी कई बार ऐसा दिखेगा 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है। सो वो चीज आपको पता हो कि ये 1/2 1/3 से ज्यादा है या 1/4, ठीक है। वो आपको आइडिया होना चाहिए। आपको देख के लग सकता है अरे 1/4 है या ये तो इससे ज्यादा हो गया, नहीं ये कम में आएगा, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके देखो ना, ये क्या हो जाएगा 0.5, ये क्या हो जाएगा 0.2 समथिंग, और ये क्या हो जाएगा 0.3 समथिंग, ठीक है। सो इसलिए ये कम है, तो नीचे जब डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा होता है तो वैल्यूज आपको कम में नजर आएंगी। सो कम पूछा है आपसे, तो आंसर क्या रहेगा, देखो 1990 और 2000, 2000 और 2010, 1990 2010, आंसर आपका रहेगा जी फर्स्ट, ठीक है। 1990 और 2000, 1990 और 2000, अच्छा मैं 2020 का बता रही थी, तो ये 1990 है, ये 2000 है, ठीक है। तो आपको इनका देखना है, ये देखो 22 चौकी, तो ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 1/4 समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। सो ये 1/3 से कम में इंक्लूडेड रहेगी। ओके, इजी है। चलिए 1990 से 2020 के दशकों तक के दशकों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग में उच्चतम वृद्धि दिखाई देती है? सो मैक्सिमम जो है ग्रोथ किसमें देखने को मिली है 1990 से 2020 तक? तो वही 1990 में अगर ये है, 2020 में 350 है, तो कितना इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला है वो आपको बताना है। अनाज, दूध, मांस, मछली, अंडे और चीनी, तो ये भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको इंक्रीमेंट परसेंटेज भी निकालना बता रखा है, इंक्रीमेंट भी निकालना बता रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखो वैसे तो कंपेयर नहीं कर सकते ना कि मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट बता दिया, सो ऑब्वियसली मुझे परसेंटेज को देखना पड़ेगा। तो उच्चतम वृद्धि, ग्रोथ, कितनी ग्रोथ परसेंटेज हुई है वो परसेंटेज कैलकुलेट करना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज माइनस करके कितनी वृद्धि हुई है, तो 168 से 350 हो गए, तो वो तो कोई पॉइंट नहीं बना कि मैं सिर्फ माइनस कर दूं, ठीक है, क्योंकि मैं फिर बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो परसेंटेज निकाल के देखना और आंसर आपका मांस, मछली और अंडे आएगा। बिल्कुल सही है, मैंने कैलकुलेट करके देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साहित्य समीक्षा होता है जी लिटरेचर रिव्यू। समीक्षा मतलब रिव्यू, साहित्य मतलब लिटरेचर। सो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड कौन सी चीज रोंग है, फॉल्स है, वो आपको बतानी है। साहित्य समीक्षा अनुसंधान प्रक्रिया का अभिन्न भाग नहीं है। अरे अनुसंधान प्रक्रिया मतलब रिसर्च मेथड, ठीक है, तो रिसर्च का पार्ट नहीं है ये, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये तो गलत है, यही गलत हो गया। आगे देख ले, साहित्य समीक्षा में काफी समय लगता है, बिल्कुल बहुत टाइम लगता है, आपको जो है बोर भी होगा, पर लिटरेचर रिव्यू तो करना पड़ेगा और ये बहुत लाभप्रद होती है, ये बात भी ठीक है। यह आपके रुचि के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान के भंडार से परिचित होने में आपकी सहायता करता है। ऑब्वियसली जो आपका टॉपिक है, आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं वो वहां पे उसका जो है आपको आइडिया दे देता है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है उन चीजों से, ठीक है। यह अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है, तो ऑब्वियसली जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके लिए एक बेस रेडी करेगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च का। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा, मतलब असत्य पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा।
निम्नलिखित अक्षरों में से क्रम में 10वां अक्षर कौन सा होगा? बी, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ, एफ के बाद जी, एच छोड़ दिया, आई, आई के बाद जे, के, एल छोड़, एल और एम छोड़ दिया, देन एन, एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। यानी कि देखो यहाँ पे एक छोड़ा, फिर दो, फिर चार, तीन और तीन 6, 7 है, तो या तो मतलब 7 से तो ज्यादा ही छूटेंगे। ठीक है, तो एक बार करके देख लो 8 छूट रहे हैं क्या किसी में, या इस तरीके से आपको पैटर्न देखना है तो वो आप देख के एक बार बताओ। यूवी, वी के बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़ते तो डी आ जाता, बट 7 तो हमने यहां भी छोड़ रखे हैं ना, 3 और 3 6 7, तो 7 से तो ज्यादा ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डी, ई, एफ, तो ये हमने क्या कितने छोड़ दिए? 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8 9 10 छोड़ दिए, 7 के बाद 10। पहले हमने 1 छोड़ा, फिर हमने 2 छोड़ा, फिर हमने 4 छोड़ा, 2 4 7, कितना छूटेगा? डी आएगा, 7 ही छूटेगा। क्या आएगा आंसर? फर्स्ट रहेगा जी। ठीक है, देखो अच्छा 10वां पूछा है ना, ओके सॉरी सॉरी 10वां पूछा है। ठीक है, तो देखो बी से बी कुछ नहीं छोड़ा, बी के बाद सी, सी से अगला नेक्स्ट डी, देन डी से अगला ई छोड़ के एफ, देन 2, देन ये 4, देन ये 7। तो अब वापस से या तो 7 के बाद के छूटे या कम छूटे, तो क्योंकि 4 छूटेगा तो ए आंसर आएगा और 10वां क्रम फिर बी और सी छोड़ के अपना डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से मिडवे है, ये आपको पैटर्न यहां नजर आएगा जो मैंने ढूंढा पैटर्न। ठीक है जी, चलो 11वां पद आपसे पूछा है, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th प्रोपोर्शनल पूछा, 4 5 5 तक दे रखा है अपने को। ठीक है, 5 तक में क्या है? ऊपर तो 3 ही है, यहां भी ऊपर 3 ही है। ठीक है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, यानी जो 6th होगा वो प्लस का आएगा। देन 7th और 8th में 7 माइनस का 8, फिर 9 और 10, 10th हमसे 11th पूछा है। ठीक है, तो देखो 7th माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी जो हमसे 11th पूछा है वो आए तो माइनस का गा। अब माइनस तो फॉर श्योर है सेकंड और फोर्थ में से, अब अपोन में 1024 आएगा या 2048। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ 64 आ गया, 64 दूनी यहाँ आएगा, 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी यहाँ पे आएगा, कितना होता है 256, 2 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, और 2 एकम ना सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5, 512, यहाँ 512, 512 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो ये 1024 वाला तो 11th 10th है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 वाला आंसर रहेगा 11th। ठीक है, तो सिंपल सा था, ये भी कोई टफ नहीं था, 4th आंसर रहेगा। भारत में निक नेट प्रोग्राम कब आरंभ किया गया? तो हाँ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो निक नेट आंसर फर्स्ट रहेगा 1987 में। ये नेटवर्क सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क 1987 में लॉन्च किया था किसने? एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो ये किस लिए डिजाइंड है? इट वाज डिजाइंड एज अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, ताकि कम्युनिकेशन और जो गवर्नमेंट वाली चीजें हैं वो नेट बेटर तरीके से चल पाए, तो वाइड एरिया नेटवर्क की तरह निक नेट शुरू किया गया था। ठीक है, ये और भी नेट है, इंडोनेट, ईआर नेट, निक नेट, विक्रम, बिट्स नेट, सरनेट, तो इनमें से भी शायद पूछ लिया जाए कभी, तो ये याद रख लो। निम्नलिखित में से क्या किसी सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य है? यानी ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक संवाद। ठीक है, तो उसका इफेक्टिव होने के लिए क्या चीज कंपलसरी है, नेसेसरी है? ठीक है, प्रतिपुष्टि की अवहेलना, यानी फीडबैक नहीं चाह रहे हो, अवहेलना तो पता है ना, मतलब कुछ नेगेटिव टर्म है, तो फीडबैक आपको चाहिए नहीं, बट हमें तो फीडबैक चाहिए। जब भी कोई इफेक्टिव चीज की हम बात करेंगे तो हमें फीडबैक तो चाहिए, तो ये तो गलत है जी, ये तो अनिवार्य नहीं है। तेजी से निर्णय लेना, जरूरी नहीं है हर बार तेजी से आप निर्णय लें। ठीक है, कठोर पदानुक्रमता यानी रिजिड हायरार्की, तो वो भी जरूरी नहीं है, वो इफेक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। समान भागीदारी, हाँ अगर वो होता है ना डिस्कशन है ना, सामूहिक डिस्कशन, मतलब क्या बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन है, तो समान भागीदारी की ज्यादा जरूरत लग रही है, आंसर आपका 4th रहेगा। ठीक है, तो आप इक्वल पार्टिसिपेशन जो है वो वहां आपको देखने को मिलेगा।
अनुपलब्धि यानी अस्तित्व न होना के संदर्भ में कौन सा गलत है, जिसका अस्तित्व ही ना हो। घट का अस्तित्व होगा, घट कपड़ा नहीं है। अच्छा, ये प्राग भाव है। ये हमने 4 तरीके के अभाव होते हैं, ठीक है। तो ये प्राग भाव, ये प्रथम भाव, देन आपका है अत्यंत भाव या अन्वयाय भाव, ठीक है। तो ये हमने इंग्लिश में तो पढ़ रखे हैं, सेम वही हिंदी में बता रखे हैं। ये क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा जी सेकंड। ये जो है ये आपका घट कपड़ा नहीं है। ये किस तरीके का है? ये इसमें नहीं आएगा आपके प्रध्वंस स्वभाव। कमाल है यार, हिंदी वाले बच्चे कैसे अरेंज करते हो। चलो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अदर सब्सटेंस, तो ये एब्सेंस को हम अभाव बोलते हैं। वो अभाव में हम ये 4 पढ़ते हैं। इनका मतलब क्या है मैंने पहले ही बताया हुआ है, बट मैं स्टिल बता देती हूँ। तो जो प्राग भाव है, जिसको हमने नॉन एग्जिस्टेंस में एंटीसीडेंट नॉन एग्जिस्टेंस बोला है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट जो है वो बनने से पहले अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो नॉन एग्जिस्टेंस है। जब तक कोई पॉट, कोई मटका बना नहीं है, तब तक वो नहीं है ना। जब तक क्ले से हमने मटका बना नहीं लिया, तब तक तो वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये कैसा भाव है? ये प्राग भाव है। ओके, देन सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस, जो अपना प्रध्वंसम भाव था, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और सीजेस टू बी। वो मटका टूट गया, टूटने के बाद तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो वो आपका सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस है। देन म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, चीज का होना ही ना। तो ये जो आपका आंसर था, घट कपड़ा नहीं है, दैट मीन्स कपड़ा भी घट नहीं है, ठीक है। तो घट और कपड़ा दोनों ही चीजें एक दूसरे के, दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो ये आपका म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस रहेगा। जैसे अ काउ इज नॉट अ हॉर्स इज नॉट अ काउ, क्लॉथ इज नॉट अ पॉट, पॉट इज नॉट अ क्लॉथ। तो वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो ये घट और क्लॉथ की बात हो रही, घट मतलब पॉट और क्लॉथ की बात हो रही है, कपड़े की। तो क्लॉथ इज नॉट अ पॉट, ये आपका आंसर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस का होएगा, ना कि सेकंड वाले का। एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, वो चीज एग्जिस्ट ही ना करना, ठीक है। ना कभी वो एग्जिस्ट करी है कोई चीज, ना कभी कोई चीज एग्जिस्ट करेगी। तो वो आपका क्या होता है? एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेड। निम्न को उनके भंडारण स्थान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या बताना है? असेंडिंग ऑर्डर बताना है, भंडारण स्थान यानी स्टोरेज के बेसिस पे। सो पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो पहले किलोबाइट होता है, यानी किलोबाइट, देन जीबी, एमबी, जीबी, देन आपका टेराबाइट और देन आपका पेटाबाइट। ठीक बोला है ना मैंने? DBCA फर्स्ट आंसर, ठीक है जी, सही बोला है। ओके, तो ये आपको करवा रखा है, पता होना चाहिए। स्व विनियमित विनियमित शिक्षार्थी में क्या होगा? तो जो खुद को रेगुलेट कर रहा है, या सेल्फ डायरेक्टेड जो आपका शिक्षण होता है, तो सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग में बच्चे का क्या रोल है, या सेल्फ डायरेक्टेड की जब हम बात करते हैं या सेल्फ रेगुलेटेड की बात करते हैं, तो शिक्षार्थी में क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट की बात हो रही है। उत्तम तकनीक, ज्ञान और ज्ञान तक पहुंच हेतु साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। उत्तम ध्यान, स्मृति और अनुचिंतन होना चाहिए, ठीक है। ध्यान को हम मेमोरी, वो वही कंसंट्रेशन, मेमोरी और आपका रिफ्लेक्शन कर पाओ आप, ऐसा कुछ। भविष्य की समुचित योजनाएं और उन्हें लागू करने का कौशल, तो ये स्किल होनी चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है हर बच्चे में स्किल हो, लेकिन सेल्फ डायरेक्टेड तो हो सकते हैं बच्चे, तो ये तो नहीं नजर आ रहा। जरूरी नहीं है हर चीज में स्मृति या बाकी चीजें एडअप की जाएं, ठीक है। स्वयं विषय कार्य के बारे में ज्ञान और सीखने की रणनीतियां, तो ये ठीक है जी। आपके पास स्ट्रैटेजी हो, आप खुद हो, देन आपका विषय हो, उसके काम जो आपको करना है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, और उसको सीखने के लिए कैसे सीखना है, कैसे जानकारी हासिल करनी है, वो रणनीतियां हो। तो ये ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा जी। किसी व्यक्ति ने 50 प्रति वर्ष ब्याज दर पर, परंतु अर्धवार्षिक रूप से दे 1024 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार लिए हैं, यानी 50% आपका रेट है ब्याज का पर एनुअली, ठीक है। अब आपको कंपाउंड करना है हाफ ईयरली, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना, वो दिख रहा है। सो कंपाउंडिंग हो रही है, लेकिन हाफ ईयरली हो रही है, यानी हर 6 महीने बाद जो है आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। 1024 ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 2 सालों के लिए दिया है। यदि ब्याज चक्र वृद्धि ब्याज था, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो ऋण अवधि की समाप्ति पर, यानी 2 साल बाद कितनी राशि का वापसी भुगतान करना होगा। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? तो हम इसमें पढ़ते हैं ना, अमाउंट P1 प्लस
यूजुअली हम r बाई 100 कर देते हैं, बट r बाई n होता है जब हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो 100 इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे रेट परसेंटेज में दिया होता है और n अपना 1 हो जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला हाफ ईयरली है, तो यानी एक साल में दो बार आपको मिलेंगी ना चीजें कंपाउंडिंग होके, सो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी nt होता है, सो 2 टाइम है 2 साल का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी अमाउंट कितनी हो जाएगी जी 1024। 1 प्लस 50% रेट है, 50% है तो ऑब्वियसली 100 तो नीचे आएगा, तो 0.5 हो जाएगा क्योंकि 50 बाई 100 है, 0 से 0 कट, तो 0.5 हो गया, डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4। ओके, सो ये क्या हो गया 0.25, 2 दूनी 4, 2 5 10, और 1.25 प्लस करके इसका 4 बार और 1024 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। चलो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा 250। तो ये मैंने आपको बता दिया 1024, 1 प्लस 0.5 कैसे आया, देन 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये इन्होंने 2 बार बोला, यानी ईयरली आप जो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, तो एक बार में 2 बार, एक साल में 2 बार हो रहा है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट। ओके, चलो अनुदैर्घ्य अनुसंधान अध्ययनों के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है वो आपको पूछा है। अब आपको अनुदैर्घ्य संधान पता हो, सो मैं आपको बताता, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, मेरे को भी ध्यान नहीं था अनुदैर्घ्य का। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है जी अध्ययन समष्टि में से नियमित अंतराल पर कई बार मिला जाता है, यानी आप जो है सब्जेक्ट से कई बार जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये बात ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, एक बार से अधिक बार मिलने की आवश्यकता नहीं, नई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में तो आप एक बार से ज्यादा बार मिलोगे। अंतराल बीच में जो गैप है मिलने के, एक सप्ताह जितने छोटे भी हो सकते हैं और एक वर्ष जितने लंबे भी हो सकते हैं, ये बात ठीक है। अंतराल एक वर्ष से अधिक लंबे होने चाहिए, जरूरी नहीं है, छोटे भी हो सकते हैं जो हमने बात की। अंतराल नियत नहीं है, इसलिए उसकी लंबाई अलग अलग अध्ययनों में अलग अलग हो सकती है, यानी फिक्स्ड नहीं है। जो आपका इंटरवल है डाटा कलेक्शन का, तो उसकी जो है लंबाई अलग अलग हो सकती है, किसी में एक हफ्ते के बाद आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, किसी में एक साल के बाद कर रहे हो। ओके, तो ये बात भी ठीक है, यानी बी और डी आपका गलत हो गया जी, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार पता हो तो क्वेश्चंस इजी हैं, आपको मतलब पता हो तो। अब हम ये बोल रहे हैं 3 किलो आलू 4 किलो टमाटर का मूल्य 100 रुपए है, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। अब ये बोल रहे हैं 4 किलो आलू यानी 4x 3y इज इक्वल टू 110। माइनस कर लो या तो इसको, ठीक है, एक काम करो, कौन से में से भी कौन सा ही माइनस कर दो, एक तो आना ही है, ये मान लो इसमें से ये कर रही हूं मैं। ठीक है, तो 4x में से 3x माइनस 4x माइनस 3x, देन है आपका प्लस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 10 रुपए, 110 में से 100 गए। ठीक है, तो ये x बच गया, यहां माइनस का x माइनस y इज इक्वल टू 10, यानी 10 का डिफरेंस है। तो वो आप देख लो, ये पूछ रहे हैं टमाटर का कितना मूल्य है, तो अगर टमाटर का 10 है तो टमाटर क्या था अपना, y था ना, हाँ टमाटर y था, सो y की वैल्यू अगर 10 मान के चलूं मैं, तो आंसर कैसे निकलेगा वो देख लो एक बार, x माइनस वाई होना चाहिए, यानी x की वैल्यू तो फिर 0 हो जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं y की वैल्यू 20 मान रही हूं, यानी टमाटर का 20 रुपए किलो है, और आपका, जी मैंने उल्टा बोला क्या, अच्छा 20 नहीं, अगर टमाटर का 10 है तो आलू का 20 हो जाएगा। ठीक है, टमाटर का 20 है तो आलू का 30 हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो जाएंगी। बस ये 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज रख के ही तो देखनी है, तो आंसर आपका फर्स्ट आएगा। कैसे, अपने ऑप्शंस को आप सोल्व कर सकते हो। अगर टमाटर की वैल्यू मैंने x माइनस वाई तो निकाल ही लिया, चलो x मेरा आलू है, तो आलू क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई, वाई मतलब टमाटर, तो ये टमाटर है अपने, तो टमाटर की वैल्यू 10 और 20 जो है किसकी हो गई, आलू की। सो 20 किलो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपके आलू हो गए 60 रुपए के, टमाटर हो गए 40 के 4 किलो, तो ये 100 का आ गया। तो ठीक है, फिट बैठ रहा है, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। निम्न में से कौन ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदान करने हेतु निशुल्क व मुफ्त स्रोत वाला सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सॉफ्टवेयर आपको बताना है, निशुल्क है, ओपन है, और आपको जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने के लिए काम में आएगा। मूडल, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन है, मूडल, उद्यमी, कोर्सेरा और EDX। तो मूडल जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फ्री है बिल्कुल, ठीक है।
मान लीजिए कि कोई भिन्न है जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, अंश और धर यानी न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसकी बात, अंश और हर की बात हो रही है। यदि यानी मान लो n और d है, यदि अंश में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, और हर में 20% की कमी, यानी यहां से क्या हो गया, n का 20% बढ़ गया, n का 20% प्लस n, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइड में क्या हो गया, डेनोमिनेटर का माइनस हो गया 20%, ठीक है। तो और वो ये क्या बोल रहे हैं, जब ये हो जाए तो ये वैल्यूज हैं 6/9, तो अब भिन्न क्या है, यानी ये n/d क्या है वो आपसे पूछा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप कर सकते हो 1/9 लिया, 1/9 है, 1 का 10% 20% प्लस करके देखो, और d जो डिवाइड में 9 है उसका 20% माइनस करके देखो, और देखो ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। या इसका उल्टा कर लो, क्योंकि ये वैल्यूज तो हमें दे रखी हैं, यहाँ पे आप वैल्यू n की और d की निकाल सकते हो, वो चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो इसको कैलकुलेट करके देखना, इजी है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इस तरीके से वैल्यूज होंगी, तो बस ये वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 1.2x डिवाइड बाई 0.8y और 6/9 है ये, तो यहाँ से x/y निकालना है आपको, तो ये भी कैलकुलेट हो गया, 4/9 आंसर आएगा, ठीक है। विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में निम्न में से कौन से विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। सो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफार्मर्स हैं वहां पे कौन से जो है हार्मफुल केमिकल्स की बात हो रही है, यहाँ प्रयोग में आते हैं, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एट्राजिन, देन आपका है परफ्लोरोक्टेन सल्फोनेट, देन आपका पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी, तो पीसीबी का इस्तेमाल होता है जी, पीसीबी हमने कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। अनुसंधान वाक्यांश और शब्द, तो यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रतिचयन, प्रतिदर्श यानी सैंपल, ठीक है, सैंपलिंग यूनिट की बात हो रही है, ये सैंपल हो गया, ठीक है। तो ये सैंपलिंग, प्रतिचयन त्रुटि यानी सैंपलिंग करते टाइम, तो सैंपलिंग एरर, ठीक है। सैंपलिंग फ्रेम, तो ये मतलब रहेगा सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग इकाई को क्या बोलते हैं, नमूना है ना, सैंपल, प्रतिदर्श इकाई मतलब सैंपल, ठीक है। तो ये सैंपलिंग फ्रेम हो गया, ये सैंपल हो गया, ये सैंपलिंग एरर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, सैंपलिंग यूनिट, ये सैंपलिंग यूनिट और ये सैंपल। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो देखो यहां से समझ तो आ जाएगा, आप आंसर कर पाओगे। इसमें प्रतिदर्श तत्वों की चुनाव प्रक्रिया के किसी चरण पर अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध उचित तरह से पहचाने गए समष्टि के तत्व होते हैं। यह तब घटित होती है जब प्रतिदर्श समष्टि के लक्षणों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो जब वो चीजें सही नहीं है तब सैंपलिंग एरर क्रिएट होती है। तो सी का सेकंड आएगा, सी का सेकंड, फोर्थ आंसर है क्या, एक सेकंड, हाँ फोर्थ आंसर है। यहीं से पता चल गया, गलती है ना कुछ, तो नहीं करता तो एरर, बाकी चीजें आपको समझ आई जाएंगी। तो सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग साइज, साइज इकाई, मैंने सैंपलिंग यूनिट बोल दिया, सैंपलिंग एरर और आपका सैंपल, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन से मालवेयर हैं, वायरस, वॉर्म, रैंसमवेयर और ट्रोजन, चारों हैं, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ABCD। किस प्रकार का अनुसंधान अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है, अतीत के बेसिस पे, यानी हिस्ट्री के बेसिस पे बात हो रही है, ऐतिहासिक अनुसंधान होगा वो, ठीक है। कल्याण और संबंधित विषयों संबंधी यूजीसी समिति, तो ये यूजीसी कमेटी ऑन वेलफेयर एंड अलाइड मैटर्स 1965 में पूछा है, नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किसी भी, चाहे मैच द फॉलोइंग में रिपीट हो जाए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आंसर आपका थर्ड रहेगा, टी सेन, ठीक है। तो ये कमेटी ऑन स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड अलाइड मैटर्स है 1965 में, टी सेन इसके चेयरमैन थे। तो ऑब्वियसली बच्चों के मैटर्स पे, बच्चों की वेलबींग पे फोकस करने के लिए, उनके सोल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है। जैन ज्ञान मीमांसा के आलोक में मति ज्ञान किस विषय क्रम में उत्पन्न होगा। सो मति ज्ञान तो जो हमने पढ़ी हुई है वही मति जन्य, श्रुति जन्य, वो वाली चीजें, तो वो उसका आपको क्या दे रखा है, सीक्वेंस आपसे पूछी गई है। तो ये सीक्वेंस मति ज्ञान सेंसरी नॉलेज में ये चार चीजें होती हैं, परसेप्शन, कॉग्निशन, एनालिसिस और मेमोरी। तो उस हिसाब से ये फोर्थ आपका रहेगा, धारणा, परसेप्शन, ठीक है, विषय, मति ज्ञान किस विशेष क्रम में उत्पन्न होगा, ये चार चीजें हैं, तो ये क्रम आप ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। कॉग्निशन,
क्योंकि मुझे ये हिंदी में ये समझ नहीं आए, सॉरी टू से दैट, बट ये चीज मुझे समझ नहीं आई, बट ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो परसेप्शन, कॉग्निशन, एनालिसिस और मेमोरी। सो मेमोरी, क्योंकि यहाँ मेमोरी का भी नहीं समझ आ रहा किसको बोल रही है ये, ठीक है। सो देख लेना, ये 4 चीजें होती हैं, ये ध्यान रख सकते हो। अंतर विषयी अनुसंधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इंटर सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात हो रही है। तो अनुसंधान के विषय क्षेत्र में किसी एक विषय पर बल देने को कम करना, ओके। अनुसंधान पद्धति में एक नई रुझान की रचना करना, प्रति एक समग्रतापूर्ण उपागम को सामने लाना और अनुसंधान की समस्या का अति सरलीकरण करना। तो इंटर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो आप क्या करेंगे, एक जगह पे लेके आएंगे चीजों को, होलिस्टिक अप्रोच। तो ये ब्रिंगिंग फोर्थ अ होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, तो होलिस्टिक की बात यहाँ होगी, ठीक है। मनस की अवधारणा के वेदांत के निरूपण के आलोक में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो मन के बारे में पूछा, एक स्वतंत्र सत्ता है, मौलिक पदार्थ है, इंद्रिय है, और ये भी वेदांता के हिसाब से, ठीक है। देन है एक अदृश्य और अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है और अंतःकरण का एक प्रकार ये है। तो आंसर आपका सेकंड रहेगा, कौन सा, ये सी और डी, सी और ई, सॉरी, सेकंड सी और ई, ठीक है। तो सी का मतलब है कि माइंड इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, और ई का मतलब है माइंड इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्शियस। तो ये बात जो है सही है वेदांत फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किन्हें 1884 में एलएलडी डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई थी? अरे भाई आप यही देख लो ना, 1884 में बने कौन कौन से हैं? यहाँ इलाहाबाद तो बना ही नहीं था, इलाहाबाद तो बना ही 1887 में है, कॉमन सेंस वाली चीज। आंसर क्या हो गया, ए बी सी। पहले ये 3 बने थे और तभी की तभी 1882 में पंजाब वाला बना है। तो बनते ही तो कोई पर्टिकुलर अलग से डिग्री आप अनुमति नहीं दोगे, तो बचे क्या, ये 3 ही तो बचे, ए बी सी, ठीक है। ये अपने 1857 में बन गए थे। तो देखो आपको क्रोनोलॉजी भी पता हो ना तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देन आपका ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू नहीं होता, मतलब वो अपना वोवेल के हिसाब से याद रख सकते हो। तो ए अगर सत्य है यानी ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, बिल्कुल सही। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट सही है तो नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ये ठीक है। ई अगर असत्य है तो ओ जो है वो अनिर्धारित होगा। ये अगर फॉल्स है तो ये हाँ अनडिटरमाइंड रहेगा, हमें नहीं पता। समार नोट, नो नहीं, गलत है ना। ये अगर गलत है तो ये भी गलत ही होएगा ना, ठीक है, ये तो गलत है। यदि आई असत्य है, ये अगर फॉल्स है तो सम नहीं है, तो ऑल कैसे हो सकते हैं, ये कैसे सच होगा? ये अगर गलत है तो ये भी गलत ही होने के चांसेस हैं, बट ये अगर गलत है ऑब्वियसली गलत ही हो, उल्टा दे दिया बस इन्होंने, ई और ओ वाले जैसा। यदि ओ सत्य है तो आई सत्य है, ओ अगर सच है, सम नहीं है, तो सम ऑब्वियसली होंगे, ये बात ठीक है, दोनों साथ में सही। आई सत्य है तो ए असत्य है, ये अगर सत्य है, एक सेकेंड, हाँ आई अगर सत्य है, ये वाला, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, नहीं ये जरूरी नहीं है। ए और डी साउंड कर रहा है पर ए और डी तो ऑप्शन में क्या पूछा है, सही उत्तर पूछा है। चलो ए तो सही है ना हमारा, बी असत्य है। देखो ओ अगर सही है तो आई सही होगा, सही भी हो सकता है। अच्छा हाँ ठीक है ना, गलत भी हो सकता है, राइट राइट राइट, गलत है जी ये, क्योंकि अगर सम नोट है तो ये अपना सम वाली सिचुएशन हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि अगर ये सम नोट है दैट मीन्स ये भी तो हो सकता है ना ऑप्शन में ये सही हो, राइट। तो डी तो नहीं होगा। और ई अगर असत्य है, ये अगर फॉल्स है, यानी ये तो सम आर नोट, तो ये बात अनिर्धारित है। अनिर्धारित तो नहीं, निर्धारित ही है, क्योंकि सारे ही नहीं है। क्या आंसर क्या रहेगा इसका, ये भी फर्स्ट अनडिटरमाइंड, क्योंकि बाकी तो गलत है, ये तो हमने देख लिए तो गलत है, ठीक है। ये सही है पता है, वैसे तो ये सही है तो हमें इसके साथ ही जाना चाहिए टेक्निकली, बट ई असत्य है, यानी ई अगर फॉल्स है, यानी नो एस इज पी, तो ओ क्या रहेगा, सम एस इज नॉट पी। तो ये मुझे तो ठीक लग रहा है जी, क्योंकि ये गलत है तो ये नहीं, ये अगर गलत है, अच्छा ओके गलत है ना, सही नहीं है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। नो एस इज पी ये चीज फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो ये अनडिटरमाइंड है, सही बात है। अगर ये सही होता तो ये गलत होता, ठीक है। ये वो वाली चीज हो जाती कि ई इज राइट, अगर वो सत्य होता, ट्रू होता, तो ओ डेफिनेटली सही होता फिर, ठीक है। तो हाँ ये ठीक है जी, ए और बी आएगा, सही है सही है। किस समिति के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरित करने का सुझाव दिया था? किस समिति ने? तो जो अपनी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन या
तो किसको कब, क्योंकि हमें पता ही इतना तो पता है हमें 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था स्टेट से। तो ये कौन सी कमेटी थी, तो ये पी.एन. सापरू कमेटी थी जी, ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी फर्दर उसमें आ सकता है आपके मैच द फॉलोइंग वगैरह में, नया है ये, पूछा नहीं गया था अब तक इतना कुछ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है संचार के संबोध फटीक प्रकार्य का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो संचार यानी कम्युनिकेशन की बात हो रही है। संवाद का मार्ग खोलने के लिए, हाँ कम्युनिकेशन के लिए होगा। संवाद के सौंदर्य बोधक मूल्य के लिए, तथ्यगत सूचना पहुंचाने के लिए, सूचना पहुंचाने के लिए भी ठीक है, जरूरी नहीं है आदेश दो आप, और हेलो की वार्तालाप आरंभ करने के लिए, तो वार्तालाप आरंभ के लिए साउंड कर रहा है ए, सी और ई, तथ्यगत सूचना पहुंचाने के लिए। तो ए और ई तो फॉर श्योर है जितना मुझे दिख रहा है, संवाद का मार्ग खोलने के लिए और हेलो की वार्तालाप आरंभ करने के लिए, तो ए और ई तो सही है, ए और ई सही है। अरे बाप रे, रुको भाई, फटीक संचार के संबोध का क्वेश्चन इज फंक्शंस, फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन के, क्योंकि मैंने भी सर्च कर आके देखा ना कि इसका हिंदी में इंग्लिश में क्या मतलब होगा। तो फर्स्ट यानी ए और ई, मैंने ठीक तो बोला, ए और ई ना, तथ्यगत सूचना वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वाला, सो ए सी ई हो सकता था बट है नहीं, ठीक है। तो कई बार हो भी सकता है जब आप कम्युनिकेट करते हो तो तथ्यगत नहीं है, यानी वो चीज फैक्चुअल नहीं है, नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, तो हाँ ये गलत भी रहेगा फंक्शन। तो ए और ई वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है फर्स्ट। परियोजना विधि प्रयोग करते समय निम्नलिखित चरणों के सही अनुक्रम की पहचान, तो वही डिजाइन कर रहे हो आप, तो अध्ययन की योजना बनानी है, विषय का अभिज्ञान करना है, विश्लेषण करना है, आंकड़े जुटाने हैं, मूल्यांकन करना है। सो एनालाइज, पहले आंकड़े जुटाओगे, एनालाइज करोगे और फिर मूल्यांकन करोगे। साउंड्स गुड। डीसीई है क्या कहीं? ये रहा डीसी, यानी पहले आप विषय का अभिज्ञान करो यानी इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट के बारे में चीजें, फिर उसकी योजना बनाओ, प्लानिंग करो, और उसके बाद आप आंकड़े जुटाओ, विश्लेषण करो और फिर मूल्यांकन रहेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने किसके महत्व को स्वीकार किया? सो 10th जो आपकी 5 ईयर प्लान है, जनसंख्या अध्ययन, देन आपका विस्तार, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और समाज कार्य, तो ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ओके। निम्न में से SO2 के पर्यावरण पर होने वाले प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों की पहचान कीजिए। सो एसिड रेन, देन SO2 के उस पे बोल रखे हैं कि SO2 की वजह से क्या प्रतिकूल प्रभाव नजर आएंगे, कौन सी चीजें गलत नजर आएंगी, तो अम्लीय वर्षा रहेगी, भूमंडलीय उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग की तरह लग रहा है ये, ओजोन परत वही अपना डिप्लीशन, देन श्वसन विकारों की घटना यानी रेस्पिरेशन में दिक्कत होना बेसिकली कुछ, सो हाँ रेस्पिरेशन वाला रहेगा, साउंड्स बेटर, और अम्लीय वर्षा फॉर श्योर रहेगी, सो ए और डी फोर्थ आंसर रहेगा जी, एसिड रेन और इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से क्या सही है, यानी स्टूडेंट की एंगेजमेंट चाह रहे हो आप क्लासरूम में, तो क्लासरूम में स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, शिक्षक के पर्यवेक्षण में वृद्धि करोगे, पर्यवेक्षण साउंड्स लाइक कि उसकी बात हो रही है शायद सैलरी वैलरी की कुछ, तो कक्षा की अपेक्षाकृत अल्पवधि, कक्षा की अपेक्षाकृत अल्प यानी आप क्लास का ड्यूरेशन कम कर दोगे, नहीं ये तो कोई एंगेजमेंट बढ़ाने का तरीका नहीं है। इसके आगे क्या किया जाए इसके बारे में संकेत देना, हाँ ये बात ठीक है, स्पष्ट रूप से प्रभाषित चरणों के लिए के साथ क्रियाकलाप करना, स्पष्ट रूप से प्रभाषित चरणों के लिए क्रियाकलाप, तो आप हाँ ठीक है इंस्ट्रक्शन वाला साउंड कर, बी तो फॉर श्योर नहीं आएगा, अगर बी नहीं आएगा तो ये कट डाउन हो गया, ठीक है। तो ए सी डी बचा और सी डी बचा, तो ए तो पर्यवेक्षण होता क्या है, बी इज रॉन्ग, वो दिख रहा है। पर्यवेक्षण को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, सर्च कर लो, एक सेकेंड रुक जाओ। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण इन इंग्लिश प्रोबेशन पीरियड भाई, ओ माय गॉड मुझे सैलरी लगा था, पर्यवेक्षण मतलब प्रोबेशन पीरियड, तो हाँ प्रोबेशन में आप वृद्धि कर सकते हो, क्योंकि वो होता है ना आजकल तो वो वाली चीज भी होती है कि अच्छा 2 साल का या 3 साल का पर्यवेक्षण या प्रोबेशन पीरियड है या 1 साल का प्रोबेशन है, तो उसमें तो आप अच्छे से पढ़ाते हो ताकि उनको ये लगे कि अच्छा टाइम है, इस टाइम पे भी आप निकल सकते हो वाली सिचुएशन, तो वो प्रोबेशन पीरियड अगर आप इंक्रीज करो, ठीक है जी। तो ये तीनों ठीक है, ए सी डी ठीक है, बी गलत है, ओके।
निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालय, ये मैं 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं जैसे इग्नू है या बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके एटलीस्ट जो टॉप 5 है या जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है उनको तो ध्यान रख लो। वही क्वेश्चन है घूम फिर के, यही वाला कई बार पूछा गया है। ओके, सो आपका कर्नाटक भोज और आपका राजश्री टंडन, नेताजी सुभाष और नालंदा। अगर आपको टॉप 5 भी याद होते ना तो आपको आइडिया हो जाता। कैसे आइडिया हो जाता? क्योंकि सबसे पहला 1982 में है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला, हैदराबाद वाला ओपन यूनिवर्सिटी। देन है आपका 1985 में इग्नू है। देन 1987 के अराउंड है शायद नालंदा, मुझे जितना ध्यान है। तो इन सब में से नालंदा है, तो ई आना चाहिए, यानी फोर्थ आंसर। ठीक है, सो ये नालंदा, देन भोज, देन कर्नाटक, देन आपका सुभाष चंद्र बोस और आपका ये सी राजश्री टंडन। ठीक है, सो ये आइडिया अगर आपको होता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में करवाई हुई है ये चीज और ये चीज बार बार आई हुई है, तो एटलीस्ट टॉप 5-6 भी आपको ध्यान होंगी ना, और अब तक तो हो जानी चाहिए थी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। सो वो वहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि की परिकल्पना निम्न में से किसके हाशिए पर की गई थी? यानी जो अपना सोलर अलायंस वाली चीज है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको कब जो है अनाउंस किया गया था, किसके हाशिए पर उसकी परिकल्पना हुई थी? तो ये COP21 रहेगा। ओके, कौन सी जगह पे हुई थी COP21 ये बताइएगा। देन है नाभिकीय आपदाएं और देश, तो ये वो आपके जो क्या थे अपने आपदाएं वाला, क्या रहे, क्या बोलते हैं आप तक, कई बार तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल ब्लैंक होना, जैसे अपनी ट्रेजिडीज, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी थी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर ध्यान से देखे होते तो ये चेरनोबिल, फुकुशिमा ये ऑलरेडी आए हुए हैं, आपको वहीं से आइडिया हो जाता कि कौन सा कहाँ का है। ठीक है, तो वहां से भी आइडिया हो कि आपका आंसर जो है वो फोर्थ आ जाता। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड उल्टा है बेसिकली। ठीक है, ये यूएसए, चेरनोबिल ये सोवियत संघ, फुकुशिमा जापान, फुकुशिमा का तो फिर भी नाम से भी पता चलना चाहिए, और ये आपका यूके विंड स्केल। ओके, अब ध्यान रख लेना, ये मैंने देखो, हाँ ये देखो ये 11th मैंने क्योंकि कहीं से अपनी PYQ की क्लास से उठाया है, सो ये कहीं 11th क्वेश्चन में आया हुआ था जो मैंने करवाया हुआ आपको कि भोपाल गैस ट्रेजिडी, देन आपका फुकुशिमा डिजास्टर मैंने आपको बताया था, जापान 2011, चेरनोबिल भी आपको बताया था, यूक्रेन 1986 में सोवियत यूनियन का पार्ट था, इसलिए ये सोवियत संघ आंसर है इसका। ओके, क्योंकि उस टाइम पे यूक्रेन बाद में सोवियत 1991 में सोवियत यूनियन टूटी थी ना, और बाकी और छोटे छोटे देश और रशिया में डिवाइड हो गई थी, सो वो चीज है। देन ये कैलिफोर्निया स्मोग और लंदन स्मोग, तो ये ऑलरेडी आए हुए थे, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका DEACP था। ओके, क्लास नंबर 65 में करवाया हुआ है ये, तभी मैं आपको बोलती हूँ। देखो ये पेपर जनवरी में हुआ, 65 वाली क्लास मैंने अगस्त वाले पेपर करवाए थे आपको, तो यानी अभी जब जून की क्लासेस होंगी, जून का पेपर होएगा, तो आपको एटलीस्ट जो जैन में पेपर हुए हैं 16 वो तो करके जाने हैं अच्छे से। ये एक उदाहरण है आपके सामने कि 65th क्लास से हुआ है। 65th क्लास अगस्त वाली क्लास थी जो पेपर हुए थे, मैंने आई थिंक 60th क्लास से शुरू किया था, 59-60th क्लास से, और वो पेपर अगस्त में हुए थे और जनवरी में वहां से क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। यानी आपको PYQs करने चाहिए एटलीस्ट रीसेंट वाले, यानी अब अगर जून में पेपर है तो आप कम से कम अगस्त वाले और जनवरी वाले पेपर तो करके जाओ जो भी, क्योंकि 16 पेपर जनवरी के हैं, 20-22 पेपर जो है उसके थे अपने अगस्त वाले थे, सो मिला जुला के 51 पेपर हो जाएंगे आपके। सो वो चीज 50 भी नहीं होंगे, 40-50 पेपर है, बहुत होते हैं वो, इतनी इन्फॉर्मेशन भी मोर देन इनफ हो जाएगी। आप चलो 95 क्लासेस नहीं देख सकते, अभी रिसेंट वाली तो देखो, तभी तो तैयारी अच्छे से हो पाएगी। MOI की ICT पहल के, अच्छा ओके, MOI की ICT पहल के अधीन निम्न में से कौन सा अंतर स्थापित प्रणाली प्रत्यक्ष अनुभव यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रदान करता है? सब कुछ छोड़ो, आपको दिख गया ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वहीं से देख लो। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये थीसिस या फिर आपकी जो साइनोप्सिस होती हैं वो आप यहाँ ढूंढ सकते हो, वो अपलोडेड होती हैं। तो ये आपका मतलब इट्स लाइक ये तो फॉर श्योर नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का क्या बात हो गई। ठीक है, तो लेबोरेटरी एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ई यंत्र, प्रयोगशालाएं और FOSSE ये आपका आंसर रहेगा, BCD। ओके, कक्षा के संचार उपकरण, तो ईमेल ये वही है आपके कम्युनिकेशन की बात हो रही है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम और प्रोजेक्टर। तो देखो प्रतिपुष्टि और विभिन्न परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ओके, डिस्कशन जैसा साउंड कर रहा है। और औपचारिक लिखित संचार का उपकरण, औपचारिक लिखित, ईमेल की बात हो रही है। ठीक है, ये भी पता होता ना, ईमेल तो समझ आ गया ना,
फिर दृश्य प्रस्तुति, तो जब आप दृश्य प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करते हो आप, ठीक है, 3। देन दूरवर्ती अध्यापन, अच्छा ओके एक सेकेंड रुको भाई, फर्स्ट का सेकंड ना, रुको 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 मैंने गड़बड़ कर दी, बी का सेकंड कर दिया मैंने, बी का सेकंड नहीं, ये औपचारिक वाली बात तो यहाँ है, यानी ए का सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है। देन आपका ये मुझे पता चल गया कौन सा, दृश्य वाला, डी का थर्ड, ये आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज इस तरीके से सोल्व हो सकती है आराम से। निम्न में से मीथेन के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए। भूभरण स्थल, लैंडफिल की बात हो रही है, ऑब्वियसली लैंडफिल से सबसे ज्यादा मीथेन रिलीज होती है, नदियों से थोड़ी रिलीज होती है। आर्द्र भूमि, और जो मतलब आर्द्र भूमि आई थिंक उसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, उपजाऊ जमीन नहीं होती, ठीक है, ज्ञान और धान की खेती में बहुत ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो राइस कल्टीवेशन की जब आप बात करते हो तो राइस के टाइम पे भी आपकी मीथेन रिलीज होती है। तो आपका आंसर बी को छोड़ के बाकी हो जाएंगे ए सी डी। ओके, बर्लो के एसएमसीआर मॉडल में सी का, तो ये तो आपको दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि संचार की बात हो रही है तो चैनल ही आएगा। ओके, फर्स्ट तो सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, यानी कि सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। सो अनुमान लगा लेना, अनुमान तो आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से लगाओगे तो ये बैरियर हो सकता है। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध करना, यानी चेंज के प्रति आप से वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, चेंज के लिए आप रिजिड हो, ठीक है, चेंज नहीं चाहते, तो ये भी साइकोलॉजिकल है। टाइम साइकोलॉजिकल नहीं है जी। एब्स्ट्रैक्ट और ये अमूर्त वाली चीज, ये भी क्या रहेगी, साइकोलॉजिकल है, तो सी आंसर रहेगा, ठीक है। ये सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर आपसे पूछा है, समय एक सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक तरफा संवाद होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंतर सांस्कृतिक सौहार्द, हाँ ठीक है। इंटर कल्चरल चीजों की बात हो रही है, ठीक है, आप भाईचारा बना के रखो वाली, सौहार्द वाली। देन है आपका विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि करना, परामर्श देने से परहेज नहीं करोगे आप बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस गलत हो गए, ऑटोमेटिकली ये 3 सही हो गए, ठीक है। अब मुझे अगर ये भी नहीं पता कि प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, तो भी मैं अनुमान लगा सकती हूँ यहाँ से कि अच्छा वातावरण का निर्माण बोल रहे हैं, अच्छा वातावरण यही है, और अंतरराष्ट्रीय अंतर सांस्कृतिक है, और ये आपका एक तरफा और परामर्श हमें होएगा नहीं, तो ए और ई को छोड़ के बी सी डी आंसर हो जाएगा। ओके, शिक्षक, शिक्षार्थी, अधिगम सामग्री और अनुदेशन सुविधाएं, तो क्या क्या चीजें हैं। ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञानोपार्जन में सहायता करना, यानी ज्ञान की उपलब्धि में क्या बोलते हैं, ज्ञान को बढ़ाने में, ज्ञानोपार्जन को सुसाध्य बनाना, और ज्ञान के निर्माता। तो क्या आंसर रहेगा, निर्माता में नहीं आना चाहिए शिक्षक, तो सेकंड ऑप्शन है क्या, नहीं, ए का थर्ड। शिक्षक जो है वो ज्ञानोपार्जन को सुसाध्य बनाता है, ठीक है। शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान निर्माता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट तो वही करेगा ना, हाँ, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करेगा। और अधिगम सामग्री की आप बात करोगे तो वो आपका ज्ञान का स्रोत है, और आपका अनुदेशन सुविधाएं जो हैं वो आपकी फैसिलिटीज जो है वो सहायता करेंगी, एड्स, ठीक है। चलिए, एक ग्रह, एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में सौर मंडल के भीतर रहता है, और उसके पास कठोर पिंड के बलों के से पार पाने के लिए अपने स्वगुरुत्व हेतु पर्याप्त द्रव्यमान होता है, ताकि वह एक द्रव्य स्थैतिक रूप में रहे। किस परिभाषा का प्रकार है, किस प्रकार की परिभाषा है, प्रभावी, इफेक्टिव, स्वनिर्मित, खुद से बनाई गई है, भाव प्रधान, एक्सप्रेस कर रही है चीजों को, फीलिंग्स को, सैद्धांतिक, साइंटिफिक है जी। ये आपको एविडेंस प्रेजेंट, मतलब इट्स लाइक इसको बताने के लिए मुझे कोई इफेक्टिवली चीजें बनाने की जरूरत नहीं, ये तथ्य है, एक तरीके से साइंटिफिक ज्यादा साउंड कर रहा है ये, ठीक है। तो आंसर फोर्थ रहेगा। ये आपका पैराग्राफ है जी। सो मुझे उम्मीद है कि आप एटलीस्ट 45 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा, इंग्लिश वाले बच्चों को भी, हिंदी वालों को समझ आ गए होंगे, जैसे तैसे मैंने कोशिश की है समझाने की। और इंग्लिश वाले, क्योंकि प्रॉपर ऐसे हिंदी में पेपर कभी दिया नहीं, मैंने पेपर पढ़ा, देन मैंने पहले ये सर्च किया कि क्या किसी और लैंग्वेज में भी हुआ है ये पेपर, तो 3 ही लैंग्वेज थी उस टाइम पे, हिंदी, कन्नड़ और एक और लैंग्वेज, तो तीनों का ऑब्वियसली लैंग्वेज में मिलेगा, और मुझे हिंदी समझ आती है उन तीनों में से। तो ये आपका जो है पैराग्राफ है, मैंने उम्मीद करूंगी कि मैंने सही समझाया है थोड़ा सा। 46 आंसर दीजिए, सेकंड रहेगा। पढ़िए पैराग्राफ को, 47 का आंसर दीजिए, आंसर आपका फोर्थ रहेगा। 48 आप पढ़ो एक बार फटाफट और आंसर दो, आंसर आपका फोर्थ रहेगा। देन 49 पढ़ लो एक बार गद्यांश को, ठीक है, तो पैसेज को पढ़ के आंसर सेकंड। और लास्ट 50th क्वेश्चन आपका, पढ़िए पैराग्राफ को, आंसर सेकंड रहेगा।
ओके बाकी कोई फिर भी दिक्कत नजर आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोशिश की जाएगी साथ में मिलकर उसका सोल्यूशन निकाल पाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।